दोस्तों मैं शराबी हूँ। मेरा नाम दिलीप है। हाय दिलीप भैया। हाय हाय। आज भगवान की असीम कृपा है, आप सभी का साथ है और एक का सुंदर मार्गदर्शन। यही कारण है कि मैं अभी तक वो जहरीला घूंट शराब का नहीं लिया और एक संयमित जीवन जीने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी एक भाई ने जो अपनी थोड़ी कहानी बताया 2-4 मिनट में, मैं भी अपने आप को एनालिसिस कर रहा था कि मेरा भी परिवार जा चुका था और कोई नजर ही नहीं आ रहा था कि फिर से मेरा परिवार आ सकता है, मैं फिर से अच्छा बन सकता हूँ, या मेरा बाल बच्चे आ सकते हैं, या जो मेरे काम धंधे गए हैं वो आ सकते हैं, या मेरी जो इंसल्टिंग हो गई है समाज में, घर में, इस टाइप का मैं शुरू में सोच रहा था। लेकिन धीरे धीरे दोस्तों ये जर्नी बढ़ी और जो कल्पना नहीं किया, ऐसी एक अभिप्रेत अल्कोहलिक एनोनिमस को जो जिंदगी देना चाहता है, वो आपके अनुभव से प्रयास करना चालू हो गया। मैं थोड़ा सा मेरा संक्षिप्त में ब्रीफ में अल्कोहलिज्म बताऊंगा। मेरी शुरुआत उम्र के 30-31 साल में शराब की हो गई। कॉलेज जीवन में शायद ही मैं पिया होऊंगा, क्योंकि मेरा अच्छा एजुकेशन के साथ साथ अच्छे लोगों के साथ में रहना, फिर मेडिटेशन और ध्यान, बोर्ड धरण में शिविर केंद्र है, वहाँ पे हमेशा 10वीं 12वीं की छुट्टियां लग गई या आगे की जो भी धूपकाली की छुट्टियां लग गई तो 2 महीने में और ध्यान और मेडिटेशन में रहता था। 2003 में शादी हो गया और 2004 में मैं भद्रावती ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम के सिलसिले में चला गया। तो वहां पे मेरे हाथ में शराब आ गई बड़े बड़े अधिकारियों के साथ में, और जर्नी चालू हो गई। फिर काम भी बढ़ गए। भद्रावती ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, भंडारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, अम्बाझरी नागपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, फिर WCL, फिर माइल। ऐसे जैसे जैसे काम बढ़ने लगे, जैसा जैसा पैसा आना चालू हो गया, वैसे वैसे मेरी शराब की लेवल भी बढ़ गई। लेकिन ये शाम का मामला नहीं रहा, फिर वो दोपहर का मामला नहीं रहा, और ऐसा पड़ाव आ गया कि रात को 3-4 बजे उठ के मुझे शराब लगती थी, जबकि मैं दिन में पी रहा हूँ, शाम को पी रहा हूँ, रात में पी रहा हूँ। बावजूद उसके मैं 3-3:30 बजे उठना, गेट लॉक रहता था, चाबी छुपा के रखती थी मिसेस, और मैं कूद के भरे कुत्ते के बीच में 1 किलोमीटर तक पैदल पैदल जाके, मुझे ठेके मालूम थे कि रात में शराब कहाँ मिलती है, कि इधर 12 बजे 1 बजे बियर बार बंद हो गए कि फिर ठेके चालू होते हैं नागपुर में, वो जगह मुझे मालूम थी। ये ऐसा मेरा आखिरी का पड़ाव रहा। तो इसके चलते इतनी तबाही और बर्बादी हो गई और इतना पागलपन हो गया, पर मैं मान ही नहीं रहा था कि ये सारी चीजें शराब से हो रही है। खुले आंखों से देख रहा था कि पूरी तबाही हो रही है, बर्बादी हो रही है, घर के लोग परेशान हो रहे हैं, काम धंधे जा रहे हैं, समाज में कोई सोशल बाइकाट हो गया है। बावजूद नहीं मान रहा मैं। तो इसके चलते एक आखिरी का पड़ाव ऐसा आ गया कि मेरे बिहेवियर में, मेरे नेचर में, मेरे वागलुक में, मेरी बॉडी लैंग्वेज में बदलाव आ गया, और मेरे को साइकेट्रिक के लॉकअप में एडमिट कर लिया। साइकेट्रिक के लॉकअप में एडमिट रहा मैं 7-8 दिन। मुझे दोनों पैर बांध दिए थे पलंग में, और दोनों हाथ, और इलेक्ट्रिकल के शॉक्स हाई डिग्री मुझे लगाए जा रहे थे। वहां से हफ्ता भर के बाद में आने के बाद में फिर भी मेरी शराब नहीं रुकी। तो फिर मुझे व्यसन मुक्ति रिहाब सेंटर में डाला गया। वहां मैं रहा 100 दिन। एक 3 महीने के सवा सवा 3 महीने रहा मैं। वहां पे भी मुझे बताया गया था कि भाई अभी फलानी फलानी जगह नागपुर में मीटिंग होती है, तुम जाओ। तो दोस्तों मैं वहां से सेंटर से आया। सेंटर से आने के बाद में बड़े मुश्किल से जबरदस्ती घर की लोगों को समाधान करने के लिए मैं मीटिंगें करने लगा। खास तौर पे मिसेस को साथ में लेके जा रहा था। यानी यहाँ जो बताया जाता है ना, ग्रेजुएसिटी, वो दिखावे का बड़प्पन मेरे अंदर में पूरा अहंकार और घमंड के साथ में भर गया था। तो मैं मिसेस को लेके जाने लगा। फिर 1.5-2 महीने मेरा ध्यान ही नहीं मीटिंग में। फिर ना बीमारी ठीक से समझ पाया, ना रिकवरी समझ पाया। और फिर एक काम मिल गया। फिर काम के चलते फिर मेरी मीटिंगें बंद हो गई, और उसके बाद में फिर ऐसी शराब आ गई कि एकदम भयानक ही आ गई। मतलब 100% डिपेंडेंसी अल्कोहल के ऊपर हो गई। फिर मेरा रेलवे का एक काम था, वो भी चला गया। 19 लाख रुपए रेलवे ने मेरे फॉरफिट कर लिया, और डिफेंस हाथ से निकल गए। भद्रावती ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, भंडारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, मतलब मैं रास्ते पे आ गया। रास्ते पे आ गया। रास्ते पे आने के बाद में फिर आए दिन घर में झगड़े होते थे। फिर एक दिन बहुत भयानक घर में तांडव हुआ, और रात के 12:30 बजे दुनिया भर के एलिगेशंस लगाया मैंने मिसेस को। और उसकी जितनी भी साड़ियाँ थी, 2004 में 3 में शादी हो गई, 2016 तक की जितनी भी महंगी साड़ी थी पूरी काट डाला मैंने, और उसके जितने भी सलवार सूट थे वो भी काट डाला।
और एक 9 साल की लड़की और 5-6 साल का लड़का, दोनों को खड़े कर दिया और जितनी भी अलमारी में उसके नए कपड़े थे पूरे काट डाला मैंने, और जो औजार था मेरे हाथ में वो औजार ही मैंने उसके कनपट में चिपका दिया था। उसी अवस्था में मेरी मिसेस मुझे रात को 12:30 बजे छोड़ के चली गई। नागपुर का शहर, औरत जवान है, देखने में खूबसूरत है। ऑटो वाले कैसे रहते नागपुर के, रिक्शे वाले कैसे रहते नागपुर के, ये सारी दुनिया को मालूम है। लेकिन मुझे कोई मलाल नहीं कि रात के 12:30 बजे जवान औरत, खूबसूरत औरत रात को जा रही है 12:30 बजे, उसके साथ में क्या व्यवहार होगा, मुझे उसका कोई मलाल नहीं। मुझे एक ही बात प्रिय थी औरत से ज्यादा, वो थी शराब। जस्ट आई वांट टू ड्रिंक्स, अदरवाइज आई कांट डू एनीथिंग। मुझे काम नहीं होना, औरत नहीं होना, बच्चे नहीं होना, कुछ नहीं चाहिए। 100% डिपेंडेंसी ऑन अल्कोहल। वो निकल गई रात को। फिर मैंने मेरा एक मकान लिया था, वो मैंने मेरा मकान बेच मारा और मैं फिर रास्ते पे आ गया। भाई के पास में गया, भाई बोलता है तू साले आज मर कल तेरा तीसरा दिन। दूसरा भाई बोलता है तू आज मर कल तेरा तीसरा दिन। फिर रहेगा कहाँ आदमी। फिर मैंने सहारा लिया घाटों का, बर्निंग घाट, मरस घाट, मुर्दों को जलाया जाता है। वहां मैंने 7 से 8 महीने निकाला। वहां सिक्योरिटी गार्ड के साथ में संबंध बढ़ा लिया। मैं भी कॉन्ट्रैक्टर लाइन का था, वो भी एक सिक्योरिटी में सिक्योरिटी गार्ड था। मैंने उसको बोला, बे बोला मैं भी एक जमाने में कॉन्ट्रैक्टर था, 60-70 लोग मेरे पास में काम करते थे, मुझे यहाँ पे टाइम पास करना है, क्योंकि मेरे पास में टाइम पास करने की जगह नहीं, नींद तो आती ही नहीं। तो घाटों में निकाला दोस्तों मैंने 7-8 महीने, क्योंकि जिंदगी जीने का कोई मकसद, कोई पर्पज नहीं था। और मानसिकता पूरी विकृत हो गई थी, मेंटल डिसऑर्डर हो गया था मैं। या बीमारी में जो वार्निंग दिया जाता है कि भाई यहाँ नहीं रुके तो मेंटल डिसऑर्डर पक्का है, या तो अननेचुरल डेथ, समय के पहले मरना। तो ये शरीर पूरी तरह कपकपा रहा था, पागलपन पूरा सवार होता। डॉक्टर ने घोषित कर दिया कि यू आर द अप्रूव्ड मेंटल डिसऑर्डर। ऐसे अवस्था में पागल आदमी को कोई नजदीक नहीं करता। और जो भी चेहरे देखता था, जिनको मैंने शराब पिलाया था एक जमाने में, बड़े बड़े ढाबे पे, बड़े बड़े होटलों में, वो लोग 15 फुट से भागते थे, 20 फुट से ही भागते थे कि ये आदमी आएगा भी साला पैसे मांगेगा। तो फिर 7-8 महीने निकाला मैंने घाटों में। और आखिर का पड़ाव ऐसा गया कि अभी शराबी को अच्छे विचार नहीं आते, शराबी को गलत ही विचार आते, जैसे मुझे भी आ गए। मैं बोला अभी, औरत ने बोल दिया रात के 12:30 बजे कि भाई जस्ट आई वांट टू डाइवर्स, मुझे आपके साथ में रहना नहीं है, मुझे डाइवर्स चाहिए। मैं मेरे 2 बच्चे लेके 4 बंगले पे काम करूंगी, भांडे बर्तन साफ करूंगी, झाड़ू पोछा लगाऊंगी। ये बच्चों का क्या करना है, नहीं तो यतीम बन जाएंगे बच्चे, भीख मांगेंगे बच्चे, उससे अच्छा तो मैं बंगले पे काम करूंगी। ये बोल के मुझे रात को 12:30 बजे निकल गई थी। क्या करेंगे आदमी ऐसी अवस्था में। फिर मुझे लगा कि अभी कुछ नहीं बचा है, ना औरत आने वाली है, ना काम धंधे आने वाले, ना परिवार नजदीक कर रहा है, और मेरे सामने कोई उद्देश्य नहीं था, कोई पर्पज नहीं था, कोई खास कारण नहीं था जिंदगी मिलने का या फिर से जिंदा होने का। तो ऐसा लगा कि अभी आई कमिट टू सुसाइड। अभी कोई मतलब नहीं यार जिंदा रह के, अभी मरना ही अच्छा है। वैसे भी कोई काम का नहीं बचा था मैं, लेकिन ग्रेस ऑफ गॉड, जिस दिन मैंने अपना काम करना था, उसी दिन, जैसे अनंता भाई है वैसे एक मेंबर मिले, उनको 1 साल हुआ था। उन्होंने मेरी लाइफस्टाइल देखा था 15 साल की। उन्होंने ये भी देखा था मेरे घर में लाल दिवा, मैं डिफेंस में काम करता था तो डिफेंस में कर्नल को लाल दिवा लगता है। उसको भी शौक था दारू का, मुझे भी था, तो वो कभी कभी आता था मेरे को मिलने के लिए। अरे यार तू 15 दिन हो गए दिखा नहीं, तो आता था। तो ये लाल दिवा भी उसने देखा था मेरे दोस्त ने, वो 1 साल से सोबर था। मुझे बोलता है दिलीप शराब छोड़ने की इच्छा है क्या। मौला साले बकवास मत कर, आवा बावा गंडा ताबीज, पानी, भपूर, अगरबत्ती, मीनबत्ती सब हो गया। नामी डॉक्टर्स हो गए, नामी साइकेट्रिस्ट हो गए, और रिहाब सेंटर हो गया। अब क्या फालतू की बकवास कर रहा है तू, कहाँ दारू छुपने वाली है। ये फालतू में मेरा टाइम पास मत कर, बोला तू जा। अरे नहीं नहीं बोले तू चल यार, बोले फलाने फलाने जगह ऐसा ऐसा प्रोग्राम है। दोस्तों मन मार के मैं गया। मेरे बॉडी से ऐसी कपकपा रही थी, क्योंकि 15 से 20 साल का शराबी जीवन, और वो भी ऐसा खतरनाक जीवन था कि 24 आवर्स शराब, यानी अनेस्थीसिया का जो इंजेक्शन लेने के बाद में आदमी की अवस्था क्या हो जाती है, बेहोशी। ऐसी जिंदगी मैंने काटा है। अनेस्थीसिया का इंजेक्शन लेने के बाद आदमी बेहोश हो जाता है, वैसी जिंदगी मैंने काटा हूँ। लेकिन वो पहला दिन पूरी तरह बॉडी कपकपा रही, शरीर से पानी नहीं कर रहा है। कुछ लोग मुझे ग्लूकोज का पानी दे रहे थे। पहले दिन बड़ा कठिन से कठिन निकल गया। अरे ऐसी मेरी अवस्था थी उस दिन कि मच्छी को पानी से निकालने के बाद में जैसे मच्छी तड़पती है, वैसी मेरी अवस्था हो गई थी। वोमिटिंग, बार बार वोमिटिंग, शरीर के अंदर में कुछ नहीं जा रहा।
फिर दूसरे दिन वहां पे मटन का खाना था, लेकिन मटन का निवाला एक भी नहीं गया। एक भी निवाला नहीं गया। वो बार बार वोमिटिंग आती थी, क्योंकि अंदर से अनईजी लग रहा था। यानी कुछ भी अंदर डालू तो बाहर ही निकलता था, क्योंकि काफी सालों की शराब पूरी ब्रेन में, बॉडी में, ब्लड में सर्कुलेट हो गई थी। और दूसरा भी दिन निकला, फिर सब लोग जाने लगे, मैं अकेला रुक गया। उसमें 2-3 मेंबर थे। अरे बोले तुम गए नहीं? बोला साहब मेरे पास में रहने के लिए जगह नहीं, मैं कहा जाऊँ, मुसाफिर हूँ यार, हो ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते ही जाना है, ऐसे मैंने बोल दिया मजाक में। अरे नहीं नहीं बोले, एक मेंबर बोले मेरे घर में टेरिस खाली पड़ा है बोले, तो टेरिस पे निकाल बोले कुछ दिन। और ठंडी के दिन 20 जनवरी 2017, कपकपाती ठंडी, उसने थोड़ा ओढ़ने के लिए नीचे डालने के लिए दे दिया। बोले अभी तू रेगुलर मीटिंग कर। आप लोगों ने मेरे को समझाया कि भाई 90 दिन 90 मीटिंग। मैंने 90 दिन में, नागपुर में अरेंजमेंट है सुबह दोपहर शाम, मैंने 90 दिन में 250 मीटिंग कर लिया। फिर मैंने यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, क्योंकि मैंने शराब के लिए कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और 3 महीने के बाद में स्पॉन्सर भी ले लिया, एक सर्विस स्पॉन्सर और एक स्टेप स्पॉन्सर। सारी कहानी अपनी बताने लगा उनको भाई। बोला साहब अभी 40-45 साल की उम्र हो गई, औरत नहीं आ रही है, डाइवर्स बोला है, काम धंधे गए हैं, शरीर कपकपा रहा है, मानसिकता विकृत है, और तुम दारू छोड़ने की बात कर रहे हो। और दारू छोड़ के भी कौन सा तीर मारना है, क्योंकि औरत ने तो बोल ही दिया ना, मैं किसके लिए जी रहा था, बच्चे और औरत के लिए। तो वो बोले, दिलीप बोले तू मीटिंग करते रहे बोले, औरत आएंगी बोले तुम्हारी, टाइम लगेगा बोले, इतने सालों की शराब है, ठहरो थोड़ा टाइम लगेगा। तो दोस्तों मैं वो ओल्ड टाइमर की, वो स्पॉन्सर की बात माना, और फिर आना चालू हो गया। और बहुत सारे मेरे अंदर में दुनिया भर के हर्डल्स थे, ग्रीवेंसेस थे, समस्या थी, आपाधापी थी, परेशानी थी, प्रश्न थे बहुत सारे कि ऐसा मैं ही क्यों लाचार, भगवान ने मेरे को ही क्यों ऐसा पीड़ित बनाया, मेरे से ज्यादा लोग तो और साले बदमाश है, बहुत पापी है, उनके साथ में ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो ये नाना प्रकार के मैं स्पॉन्सर से डिस्कशन करने लगा, और उन्होंने मेरा एक अच्छे से मेरे को सोल्यूशन देते गए। जो भी मेरा अगर कोई प्रॉब्लम बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो रहा है, उसका भी सोल्यूशन वो देते थे, कि दिलीप बोले ये सारी चीजें बोले शराबखोरी में हुई है, यू आर नॉट अ बैड एंड यू आर नॉट अ मैड, यू आर अ सिक पर्सन। तू बोले पागल इंसान नहीं है बोले, तू वाहियात इंसान नहीं है बोले, तू मजे बेकार इंसान नहीं है, तू बोले बीमार है बोले। तो दोस्तों ये सारी दुनिया अपने को मालूम नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि इधर में कोई आध्यात्मिकता है या कोई 12 कदम है। ये जर्नी फिर से आगे बढ़ी। उसके बाद में हमारा 12 अगस्त को एनिवर्सरी रहता है शादी का, लेकिन वो मेरी मिसेस मुझे तालाब में आई मिलने के लिए एनिवर्सरी के दिन, 8 महीने हुए थे। मैं अचंभित हो गया, मेरे स्पॉन्सर को बोला मेरी मिसेस का सामान दिख रही है, बोला बच्चों को लेके आ रही है। अरे उसको मालूम पड़ गया होगा बोले, आने दो बोले। आई और उसने मेरे स्पॉन्सर सुशील भाई को पूछा, अभी बोले इनकी दारू छूट गई क्या, मैं इसके इनके साथ में रहना चाहती बोले, अभी रह सकती हूँ क्या बोले, इनकी दारू छूट गई क्या बोले परमानेंट। वो सुशील भाई है, बड़ा तेज इंसान है वो, जो सत्य है वही बताता। वो तेल मालिश वाला काम नहीं, वहां पे टाइम पास वाला काम नहीं। वो बोले आज हमारे मीटिंग में है, करके आज दारू बंद है, इसकी कल की गारंटी नहीं है बोले। अब मेरी मिसेस को क्या मालूम कि अल्कोहलिक एनोनिमस क्या प्रोग्राम है, व्यसन मुक्ति क्या है, वगैरह वगैरह। तो वो घबर गई। गुरु जी ने बता दिया आज मीटिंग में बोले आज दारू बंद है, कल अगर मीटिंग में नहीं रहेगा तो दारू आ सकती है। उन्होंने सही जवाब दिया। फिर मिसेस ने और 3 महीने का टाइम लिया, यानी 11 महीने के बाद में हमारा पैचअप हुआ। लेकिन इस 11 महीने में एक बात समझ में आई, मेरी दारू दूर होने से अगर मेरे परिवार को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा है, तो मेरी दारू बंद होने का, और ये सब्जेक्ट भी वही है, शुरुआत है बोलते हैं। अब ये मामला कैसा, सात्विकता तो आ गई, अभी 11 महीने तो हो गए थे, लेकिन रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा है मेरे मिसेस को, मेरे परिवार को। तो इसका मतलब क्या है, मैं आके डायस पर आके भाषण दे रहा हूँ केवल, बड़े बड़े शब्द, चैरिटी बिगिंस एट होम, फैमिली आफ्टरवर्ड्स, आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, कोई मतलब नहीं है। मैं मेरी पहले सफाई नहीं किया था। जब स्टेप वर्क चालू हो गया, मेरे स्पॉन्सर ने बोला 11 महीने नहीं आने का मतलब ये है बोले कि केवल शराब से दूर था बोले, चिड़चिड़पना, खुन्नस थी, घमंड था, अहंकार था, मटेरियलिज्म था, ये सारे के सारे डिफेक्ट ऑफ कैरेक्टर जैसे के वैसे ही थे, इसीलिए नहीं आई बोले। अभी स्टेप वर्क चालू करो। मैंने पहला दूसरा स्टेप ले लिया था, चौथा लेने का था, फिर बाद में चौथा भी लिया। तो धीरे धीरे मालूम पड़ा कि जैसे बिल साहब ने लिखा है कि द अल्कोहलिक्स एनोनिमस प्रोग्राम इज नॉट अ गेट टू सोबर, केवल और केवल शराब से दूरी का ये प्रोग्राम नहीं है। बहुत क्लियर कट उन्होंने मैसेज दिया है। ये अल्कोहलिक साइंस का प्रोग्राम
उन्होंने ये भी बोला है कि अगर 90 दिन रिगरस ऑनेस्टी के साथ हम मीटिंग्स करते हैं तो हमारी शराब एक दिन के आधार पर दूर होती है। हमारे पहले आए हुए जो भी मेंबर है, उन्होंने जो रास्ता हमको दिया है, अगर मैं उस रास्ते पे चलता हूँ तो मेरी दारू की दूरी होती है। अब सवाल ये है कि केवल दारू की दूरी का मामला नहीं है। अगर दारू की दूरी का मामला होता तो आज बिग बुक में इतने सारे उदाहरण आए, 5 साल के बाद में रिलैप्स, 12 साल के बाद में रिलैप्स, 18 साल के बाद में रिलैप्स, 24 साल के बाद में रिलैप्स, 28 साल के बाद में रिलैप्स। यहाँ फोर्थ स्टेप इन्वेंट्री में ये सारी चीजें समझ में आई मुझे कि मामला क्या है। आज 6 साल हो गए मेरे को। ये 6 साल में मैंने नागपुर में नहीं, पूरे विदर्भ में आजकल थोड़ा काम धंधे की वजह से मैं घूमते रहता हूँ। वनी, वरोरा, चंद्रपुर, बल्लरशाह, अभी बीच में पूना गया था, भोपाल गया था। कितने लोग पागल हो गए और कितने लोग मर गए और कितने लोगों ने सुसाइड किया, ये मैंने देख चुका हूँ। इसीलिए यह बोला गया। अब हमारे ग्रेपवाइन में भी बड़ा सुंदर एक वाक्य लिखा है कि इस मीटिंग में मैं कितने भी साल आके बैठूं, अगर मेरे में परिवर्तन थारोली या प्रोफाउंड बदलाव अगर नहीं होता है तो इस मीटिंग में बैठने के बाद में भी मैं शराब पी के हूं। ऐसा ग्रेप वाइन में लिखा है और उसका टाइटल है सूखा शराबी, ड्राई सोबर। और मुझे क्या मालूम 12 चार्टर्ड एंड बायलॉज क्या है। मैं इसके लिए थोड़ी आया था। मुझे तो दारू से दूरी होना था, बना के मैं आया था। लेकिन डिफेक्ट ऑफ कैरेक्टर जीवन भर जाने वाले नहीं है। आज मैं अगर बोलूं कि व्हाट इज द अल्टीमेट पर्पज ऑफ माय लाइफ इन अल्कोहलिक्स एनोनिमस, ए में आने के बाद में मेरा जिंदगी का मुख्य समझ में आ गया। मेरी नरकीय अवस्था थी, नरक यातना से मैं जूझ रहा था। मैं डिप्रेशन में था, मैं फ्रस्ट्रेशन में था, मैं एंग्जाइटी में था। यानी सारी मेरे अंदर में जितनी भी कमजोरियां थी, लेकिन मैं अपनी कमजोरियों के बिल्कुल मान नहीं रहा था। यानी क्योंकि मेरा घमंड इतना खतरनाक था। और उसके साथ में मेरी जो मेरे सामने जो दिखती थी मेरी कमजोरियां, लेकिन मैं मान ही नहीं रहा था। ये देयर इज ए सोल्यूशन में पूरा बहुत अच्छे से लिखा है कि अपनी कमजोरियों की ओर घमंड के चलते मैंने कुछ नया नहीं कर पाया। इसका कारण ये था कि मुझे मेरे घमंड के ऊपर में काम करना पड़ेगा निरंतर। क्यों? कि जो मैंने नरक यातना दिया हूँ घर के लोगों को, और मैं खुद भी उसके पीड़ित हूँ। इतनी खतरनाक नरक की अवस्था थी कि जिसके अब वो औरत के मैंने कपड़े साला काट डाला। क्या इंसान हूं मैं? अरे उसकी इमोशंस क्या है, उसकी फीलिंग्स क्या है, बच्चों की ऑफर क्या है, बच्चों की रिक्वायरमेंट क्या है, ये ध्यान ही नहीं। मेरा कोई भी ध्यान नहीं क्या कर रहा हूं मैं जिंदगी में। और मेरे साथ साथ मैं तो भोग ही रहा हूँ, लेकिन मेरे से कई गुना मेरा परिवार वो नरक यातना भोग रहा है। फिर भी मैं मान नहीं रहा हूँ। लेकिन बहुत अच्छा ये प्रोग्राम दिया है कि यहाँ पे 12 औजार दिए हैं, 12 टूल्स दिए हैं। मुझे इस 12 टूल्स को अपनी जिंदगी में लागू करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोग्राम आध्यात्मिक है। ये मीटिंग टाइम पास की मीटिंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि मेरे को बार बार मौके मिले, बहुत बार मुझे मौके मिले, लेकिन ये मौके का फायदा मैंने उठाया नहीं, कभी नहीं उठाया। लेकिन यहाँ देखा कुछ चीजें मैंने इतनी जबरदस्त एकदम ट्रांसपेरेंट थी कि जो मेरी हताशा थी 6 साल पहले, निराशा थी, और जिंदगी ऐसी लगती थी कोई काम की नहीं। मतलब एक सैचुरेशन, एक उब गया था मैं जिंदगी से। यानी जीवन जीने का कोई पर्पज ही नहीं है, पर्पज लेस। ऐसा लगता था कि अभी कुछ बचाने के लिए मेरे पास में मेरी चीज रही नहीं। और चारों तरफ देखता हूँ तो घना कोहरा अंधेरा, काला अंधेरा। ऐसे अवस्था से कौन आदमी बोलेगा? लेकिन ये जो 12 कदम है, मैं हमेशा बोलता हूँ ये 12 कदम मुर्दे में जान फूकने का मादा इस अल्कोहलिक सर्विस के 12 कदम में है। मुर्दे में जान फूकने का मादा, क्योंकि मैं घाटों से निकला हूँ। मैं 7-8 महीने घाटों में निकाला हूँ, बगैर खाए, बगैर पिए, बगैर नहाए, बगैर ब्रश किए। क्या अवस्था थी वो, क्या पागलपन था, कैसी मानसिकता थी, कैसी मानसिकता थी ऐसे। ऐसा एकदम जिंदगी से ऊब गया था आदमी, जैसे अकेले में बैठना, खुजाते रहना, कुछ भी करते रहना, यानी अजीब अजीब सी हरकतें, यानी पूरी तरह पागलपन। ये चीजें खुले आंखों से देख रहा हूं मैं, लेकिन मान ही नहीं रहा हूं ना मैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ आने के बाद में जो मजबूरी से ही बोला गया, यहाँ बोला गया कि भाई मजबूरी से ही 12 स्टेप लेना पड़ेगा, अपनी जिंदगी में स्पॉन्सर लेना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। अल्टीमेटली प्रोग्राम झुकने का है। मैं झुका स्पॉन्सर की मदद से। तो वो 12 कदम पर जब मैंने प्रयास करना चालू किया, तब आज मैं देखता हूँ कि एक सही में खुशनुमा जिंदगी देख रहा हूं मैं। अभाव में भी वही परिवार है आज। अगर मैं कहीं अभी 2 दिन शुक्रवार शनिवार में चंद्रपुर में था, एक के प्रोग्राम में था, तो यार उनके फोन आते,
पहले ऐसे नहीं था। सुबह फोन करेंगे विशेष 9 बजे कि भाई ब्रेकफास्ट किए कि नहीं, दोपहर में फोन करेंगे 1 बजे लंच हुआ कि नहीं, रात को 9 बजे फोन करेंगे डिनर किया कि नहीं। ये कॉग्निजेंस कहाँ से आया है, कहाँ से दखल ले रहे लोग। नहीं तो पहले ऐसा था कि आदमी अगर 15-20 दिन घर में नहीं आएगा तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बड़ा शांत, आत्म शांति मिलती थी उनको, चित्त शांति मिलती थी। लेकिन आज वो मामला नहीं है। अल्टीमेटली ये प्रोग्राम मुझे एक नया जीवन देना चाहता है। देर इज ए सोल्यूशन। बस मेरी तैयारी होना चाहिए। हमारे प्रियम्बल में एक ही लाइन लिखा है, डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग, शराब छोड़ने की इच्छा। बहुत अच्छा लगता है। फिर वहां से मेरा प्रोग्राम चालू होता है, क्योंकि मुझे झुकना पड़ेगा। अगर मैं नहीं झुकूंगा तो ए में कितने भी साल आई, जैसे मैंने जब भी बताया ग्रेप वाइन में मेरे को बार बार रिमाइंड करना पड़ता है मुझे इस बात को कि वेयर इज माई एग्जिस्टेंस, मेरा अस्तित्व कहाँ है। मेरा अस्तित्व खत्म हो चुका था ना। मेरे अंदर के अच्छे गुण या रचनात्मकता थी मेरे अंदर में, वो पूरी खत्म हो चुकी थी। और मैं एक विध्वंसक और रिबेलियन बन गया था। मैं रिबेलियन इसलिए बोल रहा हूँ, विध्वंसक इसलिए बोल रहा हूँ कि वो उसकी 12-13 साल में जितनी भी साड़ियाँ लिया था मैंने शादी में पूरी काट डाला, उसके कपड़े काट डाला, साला वो औजार उसके पास में लगा दिया मैंने। तो मैं कैसा आदमी, कैसी शराब मेरी। ये शराब सारी चीजें करवा रही है। क्रिएटिविटी इज द हाईएस्ट रिबेलियन इन एग्जिस्टेंस। रचनात्मकता अस्तित्व में सबसे बड़ा विध्वंस है, और वो मैंने किया। आज एक्सेप्ट करता हूँ, पहले एक्सेप्ट नहीं करता था। एक्सेप्टेंसी आई कहाँ से? केवल आप लोगों को सुनते रहने से, प्रोग्राम को फॉलो करते रहने से, स्पॉन्सर का टाइम टू टाइम मार्गदर्शन लेते रहने से एक्सेप्टेंसी है। पहले एक्सेप्टेंसी नहीं थी ना। अगर एक्सेप्टेंसी नहीं है तो कितना कोई भी कितना भी ज्ञान पिलाए, वो सब दिमाग के ऊपर में जाने वाला है। क्योंकि खुद को मुझे भ्रम है ना। किस चीज का भ्रम है मुझे? ज्ञानी होने का भ्रम है। वो अनंता भाई क्या समझाएंगे, वो सुगत भाई क्या समझाएंगे, वो संदीप भाई क्या समझाएंगे, क्योंकि सेल्फ विल रन राइट, मैं बोलू सो कायदा। ऐसी धारणा थी मेरे अंदर में। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी मूर्खता में नहीं है। तो ये जो ज्ञानी होने का जो भ्रम है, ये उसकी मूर्खता है। ये इधर आने के बाद में रियलाइज हुआ। प्रोग्राम रियलाइज करने का है जीवन भर, रियलाइज होना ही चाहिए। अगर ए में आया हूँ तो रियलाइजेशन होना ही चाहिए। अतीत का रियलाइजेशन अगर मुझे दिखता है, अतीत मुझे सामने आता है मेरा कि साला मेरा पहला दिन कैसा था, मेरा दूसरा दिन कैसा था, मेरी अवस्था क्या थी, मेरा अस्तित्व क्या था, मेरी लायकी क्या थी, मेरी कैपेसिटी क्या थी, मेरी लेवल क्या थी। ये सारा का सारा चित्र चौथे स्टेप पर मैं जब अपनी इन्वेंट्री मॉरल जब लिया, तब सारी चीजें बिल्कुल एक्सरे के समान ट्रांसपेरेंट हो गई थी। पूरे एक्सरे के समान कि साला मैं कितना कमीना आदमी हूँ। क्योंकि ये घमंड जो चीज है मेरे अंदर में और अहंकार, ये दोनों चीजें मेरी दारू के दुश्मन ही है। ये दुश्मन है, खतरनाक दुश्मन है मेरे। यहाँ पे अफेंडर बोला गया, रिसेंटमेंट इज द फर्स्ट ऑफेंडर। और ये अहंकार और घमंड ये भी कम नहीं है। ईगो नेवर एक्सेप्ट द ट्रूथ बोला जाता है। ईगो नेवर एक्सेप्ट द ट्रूथ, हमारे लिटरेचर में लिखा है। मेरा घमंड मेरी वास्तविकता का नहीं मानता, और मैं जानता हूँ कि मेरी वास्तविकता क्या है। मैं एक नंबर का बेईमान हूँ, मैं एक नंबर का कमीना हूँ, मैं एक नंबर का चालबाज हूँ, मैं एक नंबर का ड्रामेबाज हूँ, मैं एक नंबर का 420 हूँ। ये चीजें आज ओपन डायस से एक्सेप्ट करता हूँ। पहले नहीं था। मैं कल्प्रिट हूँ, मैं दोषपूर्ण हूँ, सारे दोष मेरे अंदर में, मैं दोषपूर्ण हूँ। लेकिन कभी मैंने माना क्या? नहीं माना। इसका कारण ये था कि सेल्फ विल रन राइट, आई एम द मास्टर एंड आई टीच एवरीवन। सारी दुनिया का नॉलेज मेरे पास में है, कोई मुझे समझा नहीं सकता। नरकीय अवस्था होने के बाद में भी घमंड, घमंड के चलते मैं किसी के बाप को नहीं मान रहा था। जबकि ये सबसे बड़ी मेरी कमजोरी है, मेरा शॉर्टफॉल है। सबसे बड़ा मेरा शॉर्टफॉल, सबसे बड़ा लैकुना मेरा घमंड, सबसे बड़ा मेरा लैकुना मेरा अहंकार, मेरा चिड़चिड़पना, मेरी खुन्नस, मेरा मटेरियलिज्म, भौतिकता। भौतिकता बड़ी खतरनाक चीज है, आध्यात्मिकता से तोड़ डालती है, बहुत दूर तक लेके जाती है। मटेरियलिज्म कीप्स अवे फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी बोला गया, लिखा है। भौतिकता ये मुझे आध्यात्मिकता से तोड़ डालती है, इसलिए यह बोला गया पहले भौतिकता कि पहले आध्यात्मिकता। इसलिए यह बोला गया कि पहले आध्यात्मिकता उसके बाद में भौतिकता। लेकिन मैं तो क्या, जैसा है मुझे लगता है कि अभी दारू बंद हो गई, अब मुझे काम धंधे दिखते, पैसा होना मेरे को, पैसे के पीछे भागने वाला इंसान। और मेरी गत वैसी हो गई, बहुत पैसे कमाता था। लेकिन आखिर का पड़ाव ऐसा था कि भीख मांग रहा था मैं, रोडों पे भीख मांग रहा था मैं आज से 6 साल पहले।
नागपुर में जलाराम मंदिर में भिखारी के लाइन में लगकर वहां खाना खाता था, और तालाब में डेली मीटिंग करता था, डेली, एक भी मिस नहीं करता था। क्योंकि मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया ना शराब के लिए, तो मीटिंग के लिए क्यों कॉम्प्रोमाइज करना। मेरे स्पॉन्सर ने बोला था, दिलीप बोले शराब के लिए तुमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया तो फिर मीटिंग के लिए क्यों। फिर मेरे को एक वाक्य मिला, एक बड़ा सुंदर सेंटेंस मिला कि कॉम्प्रोमाइज इज द एनिमी ऑफ स्पिरिचुअल प्रोग्राम। आध्यात्मिक प्रोग्राम है अल्कोहलिक सेंस का, और इस आध्यात्मिक प्रोग्राम के साथ अगर मैं कॉम्प्रोमाइज करता हूँ तो मैं दुश्मनी मोड़ रहा हूँ। 24 घंटे में मेरे पास में 1 घंटा नहीं है क्या? क्या मेरी विलिंगनेस है, क्या मेरी डिजायर है, क्या मेरी एम्बिशंस है। ये 1 घंटा मेरी जिंदगी बचा सकती है, क्योंकि मैं आज जिंदगी और मौत के बीच में खड़ा हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि सोबराइटी इज नॉट अ हेल्थ ट्रेंड, इट्स अ लाइफ और डेथ। 6 साल हो गए, अगर मैं बोलूंगा कि 2 कपड़े अच्छे डाल रहा हूँ, कपड़े में प्रेस है, लेकिन आज से 6 साल पहले खाली 8 महीने एक ही शर्ट पहन डाला, चड्डी नहीं थी, फटी थी 8 महीने, बनियान नहीं थी, ब्रश नहीं था, नहाना नहीं था। अगर मैं आज बोलूं 6 साल होने के बाद में, इसलिए बोला गया कि सोबराइटी इज नॉट अ हेल्थ ट्रेंड, इट्स अ लाइफ और डेथ। सात्विकता, शराब की दूरी, अच्छे कपड़े डाल रहा हूँ, इज्जत गई थी, 4 लोग पूछ रहे हैं घर में बाहर में, ए में, समाज में, मान सम्मान सबसे ज्यादा प्रिय। बहुत खतरनाक भूख है सम्मान सम्मान की। लेकिन अगर आज ये बोलूं मैं कि 2 कपड़े अच्छे पहन रहा हूँ, जेब में 10-20 रुपया पड़ा है, किटी में डालने की औकात नहीं थी 6 साल पहले, ये मैं भूलना नहीं चाहता। नहीं तो आज मैं अगर बोलूंगा कि भैया अभी 6 साल हो गए, लोग बुला रहे हैं, समाज में इज्जत आ गई, ये सब कुछ नहीं है। सोबराइटी इज नॉट अ हेल्थ ट्रेंड, इट्स अ लाइफ और डेथ। जिंदगी और मौत के बीच में हूँ, क्योंकि डिफेक्ट ऑफ कैरेक्टर कब मेरे उफान मारेंगे और कब मेरे हाथ में शराब आएंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए महीने कितने हो रहे मैटर नहीं करता है, साल कितने हो रहे मैटर नहीं करता है। हमारे बिग बुक में लिखा है सोबराइटी इज बेयर बिगिनिंग, सात्विकता ही शुरुआत है। अभी 54वां बर्थडे हुआ मुंबई में 6 महीने पहले, विली डी का। विली डी ने भी यही बात बोला था, 54 साल इंपॉर्टेंट नहीं बोले। 54वां ऑनलाइन मीटिंग में मैं था उनके, उन्होंने भी बोला था सोबराइटी इज बेयर बिगिनिंग। हमारे लिटरेचर में भी लिखा है 54 साल मायना नहीं है, 54 साल में कैसे जिया ये में, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो इधर 25 साल हो गए, सिल्वर मेडल मिल गया, बाप रे, सब कुछ प्राप्त कर लिया। मुझे भी ऐसा लगता था 5 साल हो गए। मैं मेरी बात करता हूँ, सेल्फ इन्वेंटरी का प्रोग्राम है, अभी हो गया ना, काय को मीटिंग करना, अपने ग्रुप की मीटिंग करना है, 2 मीटिंग, मामला खत्म। क्यों जाऊंगा चंद्रपुर, बल्लार शाह, वनी, वरोरा, क्या जरूरत है। ये 4-5 होस्ट है, इनको क्या जरूरत है, उनको काम धंधे नहीं क्या, उनका अपना परिवार नहीं क्या। लेकिन नहीं, जो मुझे मिला है वो मुझे बांटना पड़ेगा। ये लेवल अल्कोहलिक सर्विस में आने के बाद में समझ में आता है, क्योंकि ये बार बार जो मुझे प्रोग्राम बताता है कि भैया सात्विकता केवल शुरुआत है, या मैटर ही नहीं करता है साल को, या मैटर नहीं करता है महीने को, या मैटर नहीं करता है मैं यहाँ से कैसा बात कर रहा हूँ। क्योंकि ये प्रोग्राम आध्यात्मिक है, इसकी गहराई की जड़े मुड़े बहुत खोल गहराई तक गई है। बार बार मैं इसलिए ये आध्यात्मिक वर्ड आता है, क्योंकि अल्कोहलिक सेंस का बेस, ये अल्कोहलिक सेंस का जो बेस है ये आध्यात्मिक है, और आध्यात्मिकता का जो बेस है वो ईश्वर है। इसलिए अगर मुझे आध्यात्मिक प्रगति में परिवर्तन करना है तो मुझे 12 स्टेप के ऊपर में काम करना पड़ता है। एक लाइन बड़ी सुंदर लिखी थी, बिल साहब ने, बहुत सारा लिखा है पर एक लाइन में पढ़ के मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो लिखता है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस इज नो सक्सेस स्टोरी इन द ऑर्डिनरी सेंस ऑफ वर्ड्स। इसका मतलब ए में, ए अल्कोहलिक सेंस के जो शब्द के सामान्य अर्थों में कोई सफलता की कहानी नहीं है। और उसके आगे उसने ये लिखा कि इट इज अ स्टोरी ऑफ सफरिंग ट्रांसमुटेड अंडर ग्रेस इनटू स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। इतना सुंदर लिखा है। वो बोलता है कि जो अनुग्रह के तहत आध्यात्मिक प्रगति में परिवर्तित करना, ये बिल साहब ने लिखा है, बहुत ही सुंदर लिखा है उन्होंने। वो बोलते हैं कि भाई अल्कोहलिक सेंस के शब्द के सामान्य अर्थों में कोई सफलता की कहानी नहीं है, जो अनुग्रह के तहत आध्यात्मिक प्रगति में परिवर्तित करना है। क्या बात, बहुत ही खतरनाक चीज है। ऐसे मेरे बाल खड़े हो गए, अब बोला ये बार बार ओल्ड टाइमर आध्यात्मिक 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 बोलते ये मामला है क्या। और हमारे बिग बुक में भी लिखा है कि विलिंगनेस टू ग्रो इज द एसेंस ऑफ ऑल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम में बढ़ने की इच्छा, अल्कोहलिक्स एनोनिमस प्रोग्राम के अंदर में रुचि अगर ये है, तो ये सभी आध्यात्मिक विकास का
सार है। प्रोग्राम केवल दारूबंदी का नहीं है, प्रोग्राम केवल दारू से दूरी का नहीं है। इसलिए क्लियर कट पहले लिख दिया बिल साहब ने कि द अल्कोहलिक्स एनोनिमस प्रोग्राम इज नॉट अ गेट टू सोबर। केवल और केवल शराब से दूरी का ये प्रोग्राम नहीं है। तो उसके आगे जाके बोला उन्होंने कि द अल्कोहलिक्स एनोनिमस प्रोग्राम इज हैप्पी जायस फियरलेस सक्सेस देन गेट टू सोबर। फिर अभी मैं ये सोचता हूँ कि 5 साल 6 साल हो गए मुझे, आत्म शांति है क्या? ये मेरा सवाल चौथे स्टेप पर। चित्त शांति है क्या? ये मेरा सवाल। 12 स्टेप पर ईगो डिप्लेशन होता है, ईगो का डिप्लेशन हुआ है क्या? ये मेरा सवाल। लेकिन आज मैं बोल सकता हूँ दावे से कि आज 6 साल से मेरी घर की दीवारें हंसती है। जो आज से 6 साल पहले मैंने जो कांड करके रखे थे और एक नरक यातना में जो परिवार था, अभी मैंने 5वां बर्थडे किया, चौथा बर्थडे किया, तीसरा बर्थडे किया, दूसरा किया, मैं हमेशा बोलते आ रहा हूँ कि आज मेरी घर की दीवारें हंसती है। क्यों बोलना पड़ता है ऐसा? मानसिकता में बदलाव, साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, मनोवैज्ञानिक बदलाव की बात करता है अल्कोहलिक्स एनोनिमस। सोब्राइटी क्या है? 90 दिन आओ, दारू से दूरी मिल जाती है, एक मेडल मिल गया, हो गया। लेकिन ग्रेपाइन उधर में मेरे बाल कान गरम करता है, ऐसे कान गरम हो गए मेरे वो एक लाइन सुन के ग्रेपाइन में कि इस मीटिंग में तुम कितने भी साल आके बैठो, अगर तुम्हारे में बदलाव नहीं होता है तो इस मीटिंग में बैठने के बाद में भी मैं शराब पी के हूँ। टाइटल है सूखा शराबी। ये बार बार ध्यान में लाना पड़ता है कि मेरी अवस्था तो वो नहीं है। अब ये किसको मालूम? मेरे को थोड़ी मालूम है, वो तो स्पॉन्सर को मालूम रहता है, उसको रहते 4 आंखें। ओल्ड टाइमर को मालूम पड़ता है। सर्टिफिकेट शराबी दिनों में मैं खुद ही मेरी पीठ थपाता था ना। अल्कोहलिक में उल्टा कर दिया, मैंने पूरा सूद के समान सीधा कर दिया। बेटा यहाँ तेरे को पीठ थपथपाना नहीं है, यहाँ मेंबर सर्टिफाई करेंगे। सर्टिफिकेशन का काम, रेक्टिफिकेशन का काम, जस्टिफिकेशन का काम मेंबर करेंगे, स्पॉन्सर करेंगे, ओल्ड टाइमर करेंगे। तू कौन होता है? तूने तो पहले तो अपनी पीठ थपथपाया शराबी दिनों में। मैं हूं तो कोई नहीं, आई एम ऑलवेज राइट। मुझे किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। गांव का ज्ञानी, पूरा दुनिया का ब्रह्मांड का ज्ञानी, लेकिन आखिर में पूरी जमान चटा चटा लिया। भीख मांगना पड़ रहा, रास्ते पे आना पड़ा। लाखों रुपए कमाने वाला इंसान, भारत सरकार के नामचीन विभागों में काम करने वाला इंसान, डिफेंस, रेलवे, WCL, माइल, आखिर का पड़ा वैसा गया कि जमीन चाटना पड़ा, भीख मांगना पड़ा, खाटों में रहना पड़ा, परिवार चला गया, रत्ती भर इज्जत नहीं। शराब बंद होने के बाद में फिर भी रत्ती भर इज्जत नहीं थी, परिवार नहीं आ रहा। मतलब कहीं ना कहीं स्वभाव दोष मेरे कायम थे। वो समझ में आ गया चौथे स्टेप इन्वेंट्री में। अगर मेरे में कोई बदलाव ही नहीं हो रहा है और मेरे परिवार को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा है, तो मेरे को इधर में बड़े बड़े डिगे हाँकने की कोई जरूरत ही नहीं ना। लेकिन मैं हाँक रहा था 11 महीने मस्त बिंदास। अरे मेरी दारू बंद हो गई भैया, मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया। पांच सर बोले कोई उपकार नहीं कर रहे हो, दारू बंद की है किसके लिए की है? अपने लिए की है ना, फिर उपकार कर रहे क्या? कि तीर मारे क्या तुमने बहुत बड़ा? अभी बोले स्टेप वर्क करो, मेन प्रोग्राम 12 प्रिंसिपल के ऊपर में दोस्तों फिर शुरुआत चालू हो गई। और जितनी भी निराशा थी, डिप्रेशन था, हताश था, एकदम सैचुरेशन आ गया था जिंदगी में, एक उब गया था मैं। और जिंदगी जीने का कोई मकसद नहीं था, जिंदगी जीने का कोई उद्देश्य ही नहीं था, यानी कोई पर्पज ही नहीं था। पर्पज लेस लाइफ, जीवन शून्य, कोई मतलब ही नहीं। लेकिन यहाँ बोला गया कि मजबूरी से ही मुझे 12 स्टेप, 12 प्रिंसिपल, ये जो मेरे को 12 टूल्स दिए हैं, इस 12 टूल्स को मेरे को मेरी जिंदगी में लागू करना पड़ेगा, बल्कि इसको जीना पड़ेगा। बिल साहब बोलते हैं, बिल साहब ने लिखा है, ए स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट अ थ्योरी, वी हैव टू लिव इट। आध्यात्मिकता ये सिद्धांत, कल्पना, परिकल्पना या थ्योरी नहीं हो सकती है। इसको आत्मसात करना पड़ेगा। 12 कदम को, 12 स्टेप्स को जिंदगी में लागू करना पड़ेगा, जीना पड़ेगा। ये प्रोग्राम है अल्कोहलिक एनोनिमस का। आध्यात्मिकता का मतलब है जीना पड़ेगा, क्योंकि आध्यात्मिकता कोई 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर नहीं है, या 1 टन या 50 किलो नहीं। इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, इसका कोई आयल तीर नहीं है, कोई ब्रिज नहीं है आध्यात्मिकता का। इसका कोई मेजरमेंट नहीं है। ये हमारे बॉडी लैंग्वेज में, हमारे व्यवहार में, हमारे स्वभाव में, हमारे एटीट्यूड में दिखना चाहिए। इसलिए बिल साहब ने बोला कि स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अ थ्योरी, स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट अ थ्योरी, वी हैव टू लिव इट। इस प्रोग्राम को जीना पड़ेगा, इस प्रोग्राम को आत्मसात करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे जो 12 टूल्स दिए हैं, उपकरण, जो 12 स्टेप यानी 12 प्रिंसिपल, ये जो उपकरण दिए हैं, ये उपकरण मुझे मेरे नरकीय जीवन से निकाल सकते हैं।
इतना तो कॉन्फिडेंट आ गया कि एक मुर्दे में जान फूकने का मादा इस 12 कदम में है। इसको जीना पड़ेगा। जो मेरी नरकीय जिंदगी थी, जो नरक पे मेरे वजह से मेरे घर के लोगों ने नरकीय यातना भोगा है, इसको अगर मेरे को बाहर करना है, तो ये जो मुझे को आध्यात्मिक औजार दिए है, एक नरकीय जिंदगी से या नरकीय अवस्था से बाहर निकलने के लिए, अगर मैं ये आध्यात्मिक औजार का अपनी जिंदगी में उपयोग करता हूँ, तो डेफिनेटली जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस को अभिप्रेत है जीवन, एक खुशनुमा जिंदगी देना चाहता है अल्कोहलिक्स एनोनिमस। नहीं तो दारू बंद है। आज भी घर के चेहरे पे, लोगों के चेहरे पे 12 बजे मेरे वाले, और मैं इधर बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ। तूफानी दौरे चालू है, पुणे चालू है, मुंबई चालू है, भोपाल चालू है, लेकिन घर में चेहरे पे 12 बजे है क्या आज? बच्चे के, औरत के, भाई के, बहन के। ये तो पहले देखना है ना। चैरिटी बिगिंस एट होम एंड फैमिली आफ्टरवर्ड्स। सबसे ज्यादा अगर मैंने तकलीफ किसको दिया है, तो मेरे परिवार को दिया है। तो सबसे पहले रिकवरी मेरी परिवार की होना जरूरी है। एक उदाहरण बता के मैं मेरी शेयरिंग खत्म करूंगा, 2 मिनट रह गए हैं। बहुत बेकार अवस्था थी मेरी। 1 साल, 2 साल, 3 साल शुरू में मैंने अच्छे स्कूल से बच्चों को निकाल के म्यूनसिपालिटी में डाल दिया था। भैया याद आ गया कि मेरी रिकवरी के साथ में मेरी परिवार की रिकवरी। म्यूनसिपालिटी में डालने के बाद में 10वीं का रिजल्ट कल का था। मैं आज प्रे कर रहा था कि भगवान, मेरी लड़की को ना ट्यूशन थी, ना साइकिल थी, मतलब बहुत पैदल अवस्था थी। तो मैं प्रे कर रहा था भगवान से कि भगवान, मेरी लड़की को 35% पे हो जाए, बेचारी निकल जाए 10वीं। मुझे 1 साल हो गया था, एक मेडल लिया था, थोड़ा वातावरण में बदलाव आया था, मैं भी प्रयास किया था। लेकिन साला दूसरे दिन रिजल्ट लगा, लड़की ने फोन किया, पापा बोले 91%, सब पेपर में फोटो। बाप रे! मैं बोला बेवड़ी की लड़की, इतना हाईएस्ट रैंक, पूरे क्लास में नंबर 1, मेरिट। 12वीं में भी लड़की ने वही रैंक हासिल किया, फिर भी 91। ये है मेरे रिकवरी के साथ मेरे परिवार की रिकवरी। मैं बार बार आप लोगों से सुनता था, बार बार ओल्ड टाइमर से सुनता था कि भैया बेटा, बोले तेरी रिकवरी के साथ में तेरे परिवार की रिकवरी होना जरूरी है, क्योंकि उसको तूने नरक यातना दिया है। उस नरक यातना से निकालने के लिए बोले मिसेस की इमोशंस क्या है, मिसेस की फीलिंग्स क्या है, बच्चों की ऑफर क्या है, बच्चों की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके साथ में इन्वॉल्वमेंट कर। 20 रुपए की पानी पूरी लेके जाने के लिए कितना टाइम लगता सर? 5 मिनट। लेकिन मैं करता हूँ क्या? नहीं करता था मैं, 11 महीने नहीं किया मैंने। लेकिन आज छुट्टी का दिन आता है, संडे के दिन, तो पूरा परिवार के साथ में बाहर थोड़ा इधर उधर। बस औरत को क्या चाहिए यार? थोड़ा सा रिस्पेक्ट, थोड़ा सा इज्जत, और थोड़ा सा प्यार, और थोड़ा इन्वॉल्वमेंट। ये इसी चीज के भूखे लिए, बाकी कोई चीज नहीं होना। ना उसको साले महंगी साड़ी होना, ना कोई लाखों के गहने होना। मैं देख रहा हूँ 6 साल से, और वो जिंदगी जी रहा हूँ प्रोग्राम। आज लड़के बच्चे मस्त कंधे पे हाथ चल रखते हैं, बाजार में लेके जाते हैं मुझे, पापा आप चलो, आपके साथ में आएंगे। ये है बदलाव का प्रोग्राम दोस्तों। ये बदलाव कहीं ना कहीं अगर दिखता है, तो डेफिनेटली जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस को जो अभिप्रेत है, कि तो वो बोलता है कि हैप्पी जायस फियरलेस सक्सेस, एक खुशनुमा जिंदगी। मैं बोल सकता हूँ कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ, व्हाट इज द अल्टीमेट पर्पज ऑफ आवर लाइफ इन अल्कोहलिक्स एनोनिमस। ए में आने के बाद में मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य मैं एक बोल सकता हूँ कि एक खुशनुमा जिंदगी देना चाहता है, जो चित्त शांति, मन शांति और आत्म शांति। ये 12 कदम अगर मैं लेता हूँ मेरी जिंदगी में, तो ये 3 चीजें मैं उसका भुक्तभोगी हूँ। आज मैं 6 साल से बड़ी हैप्पी और जयस जिंदगी है, अभाव में भी जी रहा हूँ। पैसा सब कुछ नहीं है जिंदगी में। पैसे से केवल लाइफस्टाइल बदल सकती है, जिंदगी जीने का ढंग नहीं बदल सकता। थोड़ा बहुत लाइफस्टाइल में बदला हूंगा। कपड़े आज नॉर्मल कोर्स में ले रहा हूँ, तो रेमंड के ले सकता हूँ, उससे कुछ होने वाला नहीं है। आध्यात्मिक रिकवरी की बात करता है प्रोग्राम, स्पिरिचुअल रिकवरी। तो स्पिरिचुअल रिकवरी का मतलब होता है कि खुद के साथ दूसरे के बारे में भी सोचना। आज 12 कदम बार बार मेरे को लेना पड़ता है। जो मुझे मिला है वो मुझे बांटना पड़ेगा। मैंने उसके लिए कोई पराक्रम या परिश्रम नहीं किया। इसलिए बोला गया कि सोबराइटी इज नॉट अवर ओन्ड, इट्स रेंटेड एंड इट्स अ ड्यू एवरी डे। दारू से जो दूरी मिली है, ये मैंने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा। ये रेंटल है, रेंटल यानी किराए से मिला है, और उसको मुझे किस्तों में देना पड़ेगा। फिर वो शेयरिंग के माध्यम से रहे, या कोई जिम्मेदारी के माध्यम से रहे, या जैसे भी आप होस्ट हो, 1 घंटे से लगे हो, ये भी आप अपना टाइम दे रहे हो। तो ये प्रोग्राम अल्टीमेट जो मुझे मिला है मुझे बांटना पड़ेगा। यू मोर गिव, यू मोर रिसीव। हम जितना बांटेंगे उतना आएगा। और सोबराइटी ये मरते दम तक खत्म नहीं होने वाली है। इसलिए बोला गया कि सोबराइटी इज बेयर बिगनिंग, सात्विकता ही शुरुआत है। जब आध्यात्मिकता में जाता हूँ मैं,
तो उसके जो जड़ें इतनी खतरनाक है कि मेरी जिंदगी कम है, मेरी जिंदगी कम है। इसलिए आज मेरी प्रायोरिटी सोबराइटी है, बाद में मटेरियलिस्टिक लाइफ, बाद में सारी चीजें हैं। पहले अगर कोई चीज होगी मेरे लिए जिंदगी में आज, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज माई सोबराइटी। मेरे लिए दारू की दूरी सबसे इंपॉर्टेंट है। मुझे कुत्तों की मौत नहीं मरना। सभी होस्ट को बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, आपने फिर से मुझे यहाँ मेरे अनुभव कथन के लिए अवसर दिया। थैंक यू वेरी मच।